मुझे लगा आप किसी और को बुला रहे हैं, क्योंकि तारीफ में इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, मुझे लगा किसी और की कर रहे होंगे। और एक बात माफ़ कीजिएगा, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं प्रेमी हूँ। और मैं अपने आप को देश प्रेमी कहता हूँ। देश प्रेमी इसलिए कहता हूँ कि प्रेम में बराबरी होती है। क्या सिपाही जी, पत्नी से प्रेम करते हैं ना, बराबरी होती है ना उसमें। इंस्पेक्टर साहब से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं ना, वहाँ भक्ति होती है, वहाँ ऊंच नीच होता है, प्रेम में बराबरी होती है। इसीलिए मैं भक्त नहीं प्रेमी हूँ। खैर, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सभी लोगों का, मला मराठी येत नहीं, हिंदी चलेगा ना? मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का और नागपुर के पवित्र भूमि पर निवास करने वाले विदर्भ के इस इलाके के सभी वासियों का, सभी वासिंदों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। हमसे पहले माजी मंत्री सुनील केदार जी ने सबका स्वागत कर दिया है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों का स्वागत कर दिया है, इसीलिए मैं इकट्ठे आदरणीय मंच को नमस्कार करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से नागपुर आने का मौका दिया। और आज हमारे लिए एक विशेष अवसर है। विशेष अवसर इसलिए है कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के वोटर पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भारत रत्न भी थे और भारत में उनको कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावे एक और खास चीज जो राजीव जी ने अपने शासन प्रशासन में किया, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, कि उन्होंने पंचायती राज को सुदृढ़ करने का काम किया था। और पंचायती राज के बारे में गांधी जी ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सारी सत्ता जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल हो गया है। डबल इंजन की सरकार, मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। तो सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, कि एक एक मतदाता शासन और प्रशासन में सीधी भागीदारी कर सके, और वो भागीदारी भी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता हो। इसीलिए महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज जब पूरा देश कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राजीव जी की जयंती मना रहे हैं, तो हमको उनके योगदानों को याद करने की जरूरत है। और उनका योगदान हम इसलिए नहीं याद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुश हो जाएंगे और हमको एमएलए का टिकट मिल जाएगा, हमको नगर सेवक का टिकट मिल जाएगा। हम किसी नेता को इसलिए याद करते हैं, उसके योगदान को इसलिए याद करते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें
कि किन मुश्किलों से गुजर करके किस तरीके से हमारा देश इसको आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद एक एक कदम चलते हुए कैसे हमारा देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इस बात की जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को रहे। अगर इस बात की जानकारी आने वाली पीढ़ी को नहीं रहेगी तो फिर वो इसका महत्व नहीं समझेंगे। जब ये गाना हम लोग सुनते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, ये जो संकल्प है, इस संकल्प की धार बरकरार रहे, इसकी ताकत बरकरार रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नेताओं को याद करें, उन महामानवों को याद करें जिनके योगदान से हमारा देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आप सब आज जो एक यूनिक यात्रा निकाली गई, टेक्नो यात्रा, टेक्नो झांकी, उसमें शामिल थे। ये शुरू हुआ राजीव जी के पुतले से, और बीच में हम लोग बापू को नमन करते हुए, माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस स्थान पर, संविधान चौक पर यह सभा कर रहे हैं। अगर हम इन तीन व्यक्तियों को भी आपस में जोड़ करके देखें तो हमको समझ में आएगा कि हमारा देश, हमारे देश का संविधान, उसका शासन और प्रशासन और हरेक वो दशक जिससे गुजर करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यह अपने आप नहीं हो गया है। और खास करके इस बात को याद रखिएगा कि आज जब लोगों के कामों को भुलाने की कोशिश की जा रही है, तब ये और जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास को बार बार याद करें। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो पीढ़ी अपना इतिहास याद नहीं रखती है, इतिहास उसको भुला देता है। इतिहास हम इसलिए याद रखते हैं कि हम जाने कि किस परिस्थितियों से हम गुजर करके आज आए हैं। आज आप देखिए कि राजनीति की क्या संस्कृति बन गई है। अपने नेताओं की चापलूसी करनी है, अपने नेता के खिलाफ एक भी प्रश्न नहीं पूछना है, अपने सरकार का दुष्प्रचार करना है। काम करेंगे 1 रुपया का, बताएंगे उसको 100 रुपया। और राजीव जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि वो अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए बोले थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, तो यहीं पे बोले थे, महाराष्ट्र में ही बोले थे, नागपुर में बोले थे। हमको माजी मंत्री नितिन राउत साहब ने करेक्ट किया कि यहीं पे बोले थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते वो पैसे में तब्दील हो जाता है। अपनी सरकार की आलोचना कौन करता है? और गडकरी साहब तो अपनी सरकार की आलोचना कर भी नहीं रहे थे, बस इच्छा जाहिर किया था कि राजनीति छोड़ देने का मन करता है, उनको छुड़वा दिया है राजनीति। हालत आप देख रहे हैं कि अपनी सरकार तो छोड़ दीजिए, विपक्ष अगर सरकार के ऊपर सवाल पूछना शुरू करे तो क्या क्या होता है। और जब हमारे नेताओं को ईडी बुला रहा था तो दूसरे दल वाले कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग बिला वजह हल्ला क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये जो देश के भीतर हो रहा है, इसका एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप अपनी ही चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल अगर पूछेंगे तो आपको पहले खरीदने का प्रयास किया जाएगा, और आपका ईमान यदि बिकाऊ नहीं है तब आपको डराने का प्रयास किया जाएगा।
अगर आप डरने वाले भी नहीं हैं तो फिर आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाएगा। यह बात आप सब लोग समझ लीजिए। और राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति थे अपने ही नेताओं के ऊपर। और मैं बिहार से आता हूं, एक प्रसंग आप लोगों को कहना चाहता हूं। बिहार में दंगा हुआ, बिहार की सरकार और बिहार का शासन प्रशासन नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री जहां दंगा हो रहा है वहां जाएं, वहां लोगों से मिलें। तो जब वो पटना पहुंचे तो प्रशासन ने कहा कि पायलट नहीं है, कैसे जाइएगा। तो राजीव जी ने कहा कि शायद आप भूल गए कि हमको हेलीकॉप्टर भी उड़ाने के लिए आता है, और वो खुद गए। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूं कि हमारी सरकार थी, आज हमारी सरकार नहीं है। आज ये सरकार है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन देश था, देश है और देश रहेगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमको देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और देश की राजनीतिक संस्कृति ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे और भारत का प्रतिनिधि बना करके उनको विदेश भेजा गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और क्या आज की हालत है कि सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनको कमेटी से भगा दिया गया है। आज मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि दिल्ली में सीबीआई का रेड हो रहा है। हम बोले नया क्या हो रहा है? अरे आज इसके घर हो रहा है, कल उसके घर हो रहा है। तो बोला ये ठीक हो रहा है। हम बोले ठीक और गलत का तो छोड़िए, हमको तो डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं गडकरी जी के घर में सीबीआई का रेड ना हो जाए। वो तो उसी पार्टी में हैं, उसी पार्टी के मंत्री हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको चिंता इस बात की नहीं है कि हमारी सरकार है कि नहीं है, हमारी सरकार कब बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए हम परेशान नहीं हैं। परेशान हम इस बात के लिए हैं कि नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, तो नेहरू जी के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा थी, तो एक ऐसा संविधान बना कि मंत्री जी का वोट भी एक है और सामने बैठा जूता सिलने वाला का भी वोट एक है। यह संविधान की ताकत है। अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि इस देश के जो अरबपति हैं, इस देश के जो खरबपति हैं, इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए जाते? ये लोकतंत्र की ताकत थी। ये लोकतंत्र की ताकत थी जिसने हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर को बराबर कर दिया, जिसने मोटा और पतला को बराबर कर दिया, जिसने महिला और पुरुष को बराबर कर दिया, जिसने सिपाही और एसपी को बराबर कर दिया। ये जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत के चलते ही नेहरू जी थे, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इस बात को याद रखिएगा। और अजीब स्थिति है, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो देश के लोगों के हक और अधिकार के बारे में सवाल पूछते हैं। देश के लोगों की जो हालत है, उस हालात के बारे में सवाल पूछते हैं। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं।
कान्हैया कुमार आगे बढ़ो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमने शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम मान्यता, परंपरा और विज्ञान सब कुछ समझते हैं। करवा चौथ अगर हो, यहां मैडम बैठी हुई हैं अध्यक्ष जी, करवा चौथ हो तो हम चांद को देखते हैं चलनी से, वो हमारी मान्यता और परंपरा है। लेकिन हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और मास्टर साहब यह सवाल पूछें कि चांद किसका सैटेलाइट है, तो कह देंगे चलनी का कि पृथ्वी का। बोलेंगे, बोलिए चांद किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है ना। तो विज्ञान और परंपरा का फर्क हम समझते हैं, मान्यता और सच्चाई का फर्क हम समझते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भक्ति और प्रेम का फर्क भी समझिए। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिए। इसीलिए आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है, उस मोड़ पर कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। और वो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ये है कि भले हमको दलीय नुकसान हो जाए, भले हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े, सीट का, मंत्री का, एमएलए का, एमएलसी का, लेकिन हमको देश को अपने दल से ऊपर रखना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। और वो परंपरा, जिस परंपरा को, जिस संस्कृति को हमारे पुरखों ने लड़ करके हमको दिलाई है। कोई कहता है कि आजादी भीख में मिली है, कोई कहता है कि आजादी लीज पर है। हम कहते हैं आजादी न भीख पर मिली है न लीज पर मिली है। कितने माँओं की मांग की सिंदूर मिट गई, गोद सूनी हो गई, कुर्बानियों का सिलसिला चला। यहीं खड़े हैं हम लोग, पीछे फ्रीडम पार्क है, 100 शहीदों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा करके फांसी के फंदे को चूम करके आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिबाई, वो का जाने पीर पड़ाई। जो देश की आजादी के लिए लड़े नहीं, देश की आजादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान नहीं की, जिनकी माँओं के गोद सुनी नहीं हुई, जिनके बहनों की मांग की सिंदूर नहीं धुली, उनको नहीं पता कि आजादी क्या होता है। हम उस संस्कृति से आते हैं। हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए। हम बोले आजादी में 2 तरह के लोग हिस्सा लिए। हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। और मैं और से का फर्क तो हम पहले भी बता चुके हैं। जब मैं आ रहा था और हमको हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता फ्रीडम पार्क दिखा रहे थे, तो मेरे मन में वो आज़ादी वाली बात याद आ रही थी। जब हम आज़ादी की बात बोलते थे तो यही लोग व्हाट्सएप पे आपसे पूछते होंगे कि किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, क्यों आज़ादी चाहिए, देश तो आज़ाद हो गया है, फिर आपको किस बात की आज़ादी चाहिए। अरे इसी बात की आज़ादी चाहिए कि इस देश का नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके उससे सवाल पूछे। इसी बात की आज़ादी चाहिए। आज़ादी कोई भीख है, आज़ादी कोई वरदान है। आज़ादी कुर्बानियों से हासिल की हुई चीज है और हमको लगातार आज़ादी के उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। आज़ादी के उस मतलब में, उस मायने में इस बात को भी शामिल करने की जरूरत है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब संविधान ने हमको बराबर किया है तो हम बराबरी के उस एहसास के साथ, बराबरी के उस अधिकार के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सकें।
जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है, तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले? इस सवाल का जवाब हम पूछ सकें। हम ये पूछ सकें कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा जा सकता है, तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? हम यह सवाल पूछ सकें कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है, तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हम ये सवाल पूछ सकें कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की, तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है? ये जो देश की समझदारी है, उस समझदारी को, आजादी के उस एहसास को एक आजाद नागरिक की तरह आजाद देश में उस आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा था, देश से नहीं देश में आजादी की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम देश की आजादी में भाग लिए थे और वो देश की आजादी से भाग लिए थे, इस बात को याद रखिएगा। और मैं नागपुर के लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। नागपुर के वो नौजवान जिन्होंने एक दिन ठाना और मुख्यालय पे जाकर के झंडा फहरा दिया, और आज हालत देखिए कि हर कार्यालय पे झंडा फहराया जा रहा है। आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो कहते थे 3 तिगारा काम बिगाड़ा, तिरंगा झंडा नहीं कहते थे मानेंगे, कहते थे ये जो 3 रंग होता है हमारी मान्यता के हिसाब से अशुभ होता था। आज वही लोग जो एक रंग आपके ऊपर थोपना चाहते थे, आपके बहुरंग को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, वह लड़ाई महज कुर्सी की लड़ाई नहीं है, वह लड़ाई महज सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम बार बार जिस भी जलसे में जाते हैं, जिस भी गैदरिंग में जाते हैं, जिस भी मंच पे जाते हैं, हम इस देश के लोगों को यही कहते हैं कि आज के समय में यह लड़ाई 2 सोच के बीच बन गई है। एक वो लोग हैं जो देश को बेचना चाहते हैं, आप वो लोग बन जाइए जो देश को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो पूरे आत्मविश्वास से सत्य और सत्ता की इस लड़ाई में सत्य का दामन थामिए। और इस बात को याद रखिए, आपकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे। इस बात को याद रखिएगा, सच के साथ खड़े रहिए। आजकल कई बार लोग झूठ का सहारा लेकर के शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं, अव्वल तो ये कि शेर जो है वो 2 ही जगह रहता है, या तो चिड़ियाघर में या जंगल में। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, घर में जो पेट पालते हैं, कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो प्यार से उसको भी शेरू कहना शुरू कर देते हैं, नहीं कहते हैं? तो कुत्ता को शेरू शेरू कहेंगे तो वो शेर हो जाएगा, और आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसको कटहल कटहल कहेंगे वो कटहल हो जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई कहेगा कि ये भ्रष्ट है, चोर है, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश के भीतर आजादी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश में अंग्रेजों को मार भगाने की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा गुलामी के खिलाफ सबकी बराबरी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। और आजादी के आंदोलन के जितने प्रतीक हैं वो सारा प्रतीक हमारा है, इस बात को याद रखिएगा। DD1 पर एक धारावाहिक चलता था, भारत एक खोज, और भारत एक खोज के एक एपिसोड में नेहरू जी का एक क्लिप दिखाया गया है।
नेहरू जी पूछते हैं सामने बैठे हुए लोगों से, जैसे आज हम लोग आ रहे थे तो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तो नेहरू जी पूछते हैं बैठे हुए आम भारतीयों से कि कौन है भारत माता। तो सामने से लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि खेत और खलिहान है भारत माता, कोई कह रहा है कि नदी और पहाड़ है भारत माता। तो नेहरू जी कहते हैं कि ना खेत और खलिहान, नदी और पहाड़, बल्कि आप सब लोग जो इस देश के लोग हैं वही है भारत माता। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं इसका मतलब भारत की जय होता है, भारत के लोगों की जय होता है। और देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों के जो हक और अधिकार हैं उस हक और अधिकार के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए खड़ा होना ही देशभक्ति होती है, देश प्रेम होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, अगर किसी को पढ़ाई नहीं मिल रही है, अगर किसी को चलने के लिए सड़क नहीं है, अगर किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, और लोगों को उनकी पहचान के आधार पर अगर बराबर का आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी आज़ादी को और उसके दायरे को और उसके मुकम्मल इम्तिहान को आज तक पूरा नहीं कर पाए। इस बात को याद रखिएगा। आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, व्यापारी को व्यापार, सबको मिले बराबर का अधिकार। हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान, तब बनेगा देश महान। इस बात को याद रखिएगा। नारा लगाने से होगा? इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि गुलाब दे दिए, लव यू और लव यू टू। इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इंडिपेंडेंस डे आजादी का दिन उस संकल्प को याद करने का दिन है कि इस आजादी के दायरे को हमको वहां तक पहुंचाना है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। इस बात के लिए है, उस संकल्प को दोहराने के लिए है कि किसी को भी उसके रैंक के आधार पर जलील नहीं किया जाए। सोच करके बताइएगा, आप बीमार हो गए हैं, अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए हैं, डॉक्टर साहब आपको सुई दे दिए हैं, स्वीपर आकर के अगर आपका वार्ड साफ नहीं करेगा तो आप ठीक होइएगा? तो आपके काम के आधार पर डॉक्टर और स्वीपर का फर्क हम जिस दिन मिटा देंगे ना, उस दिन हम आज़ादी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, आज उस संविधान को, उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोग पूछते हैं कह रहे काहे तुम लोग रोड पे निकल करके हल्ला कर रहे हो? हम बोले हल्ला नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपको समझा रहे हैं कि समझ लीजिए कि 35 करोड़ भारतीय थे हम लोग और मुट्ठी भर अंग्रेज थे, और 35 करोड़ भारतीयों को उन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बना करके रखा था। अपने ही खेत में आप कौन सा फसल लगाना चाहते हैं, इस बात की आज़ादी आपको नहीं थी। अपने ही घर में आप कैसे रहना चाहते हैं, इस बात की आज़ादी नहीं थी। अपने ही टैक्स के पैसे से जो स्कूल बना है, उस स्कूल में पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। और अपने हमारे ही देश में बने हुए रेस्टोरेंट में अंग्रेजों के साथ बैठ करके खाना खाने की आज़ादी नहीं थी। ये जो आज़ादी हमको मिली है, यह आज़ादी संघर्षों से मिली है, यह आज़ादी बलिदान से मिला है। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि कल के अंग्रेज को तो आप पहचान लेते, अरे जो गोरा गोरा होगा, सूट बूट पहना रहेगा, घोड़ा पे बैठा रहेगा, तो उसको पहचान लेंगे कि अंग्रेज है। इसको कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा कि वो आके कहेगा कि हम तो चाय बेचते थे, हम तो ओबीसी हैं,
हम तो हिंदू हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, कैसे पहचानिएगा इसको? मैं एक प्रश्न पूछता हूं हमेशा खुद से, मैं जहां से आता हूं और जो मेरी सच्चाई है, कोई अगर चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो मेरे जैसे व्यक्ति को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है। मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो 3,000 रुपये महीने में अपना जीवन चलाता है। आजकल 3,000 रुपया में तो जूता भी नहीं खरीद सकते हैं आप। मोबाइल का रिचार्ज भी कराएंगे तो 700 रुपया लगता है, जियो धन धना धन। तो मेरे लिए तो यह खुशी की बात होती, लेकिन मुझे तकलीफ क्यों हुई? मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि ये कैसा व्यक्ति है भाई, ये तो कुल्हाड़ी में लगे हुए उस लकड़ी की तरह है जो लकड़ी पेड़ से कटा है और वो लकड़ी कुल्हाड़ी में लग करके फिर उसी पेड़ को काट रहा है। ये तो कालिदास की कहानी हो गई कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो गरीब के बारे में सोचेगा ना, वो उस देश के आम लोगों के बारे में सोचेगा ना। अगर वो सचमुच में चाय बेचने वाला व्यक्ति है तो चीनी 200 रुपए किलो बिकेगा। अगर वो सचमुच गरीब का बच्चा है तो इस देश के सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे। ये प्रश्न जब मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि जिसको चापलूस कहना है कहने दो, लेकिन हम सच बोलेंगे। और सच ये है कि कांग्रेस पार्टी का कमान राजीव गांधी जैसे व्यक्ति के हाथ में था, इसीलिए हमारे जैसे व्यक्ति इस देश में पढ़ पाए, पीएचडी कर पाए। और पीएचडी जब हमने की है, आपके खून और पसीने के कमाई से हमने अगर पढ़ाई की है, आपका नमक हमने खाया है, तो हम नमक हलाली करेंगे और जो सच है पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में जाकर के बोलेंगे। और सच ये है कि कोई भी हो अगर इस देश को बेचने का साजिश करेगा, अगर हम दो हमारे दो की नीति पे चल करके इस देश में तबाही फैलाने का काम करेगा, अगर इस देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके अपने सरकारी दोस्तों को खजाने को भरने का काम करेगा, अगर इस देश में रहने वाले लोग चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो उनको आपस में लड़ाने का काम करेगा, अड़ करके उसके सामने में खड़े हो जाएंगे। और आज हम अड़ करके उसके सामने में खड़े हैं कि इस देश में, आजाद देश में, आजादी तभी सुरक्षित रहेगी जब आजाद तरीके से सोचने वाले लोग उठ खड़े होंगे, मिलजुल करके इस अन्यायचारी अत्याचारी सरकार के खिलाफ मुकाबला करेंगे। ये चुनौती आज हमारे सामने सबसे बड़ी है। इसीलिए मैं आप तमाम युवाओं से और आप तमाम कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारा देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। गंभीर परिस्थिति यह है कि जिन लोगों को हमारी लड़ाई में, हक और अधिकार के इस संघर्ष में हमारे साथ खड़ा होना था, वो आज उनको बर्बाद करने वाले, लूटने वाले लोगों के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं। और आप कोई भी प्रश्न खड़ा कीजिए तो आपको कहेंगे कि यह तो कांग्रेस के जमाने में भी होता था। कांग्रेस के जमाने में यह होता था कि बलात्कारी को संस्कारी बताया जाए। बोलिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। निर्भया का कांड हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस का कोई नेता बोला था कि बलात्कार करने वाले संस्कारी हैं, बलात्कार वाले ब्राह्मण हैं, अच्छे कुल के हैं? कोई ये बात बोला था? आज हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक उसी वक्त 11 बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है। यह शर्मनाक है। बतौर समाज हम सड़ रहे हैं। यह हमको सोचने की जरूरत है कि हमारी संवेदना को किस तरीके से मारी जा रही है। आप सोच करके देखिए कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो महिला जब टीवी पे देख रही होगी वो फोटो,
वो वीडियो कि उन बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है, उनको मिठाई खिलाया जा रहा है, उसका दिल कितना रो रहा होगा, इस बात को सोच करके देखिए। इसीलिए मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने स्वार्थ को छोड़ना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, ना हम बचेंगे ना देश बचेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहते हैं, सत्ता थी तब सत्ता के लिए लड़ रहे थे तो समझ में आता है कि मंत्री नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज सत्ता के लिए नहीं, मेरे भाई मेरी बहनें, सत्य के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, इस बात को याद रखिएगा। और मैं दावे से आपको कहता हूं, जैसे सांप का बच्चा भी सांप होता है ना, उसके अंदर जहर होता है, वैसे ही गुलाब की कली भी गुलाब ही होती है, उसके अंदर सुगंध होता है। जैसे संघी कभी भी आजादी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कांग्रेसी कभी भी आजादी का परचम झुकने नहीं दे सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और आज हमारी प्राथमिकता यह है कि हमको बस एकजुट हो जाने की जरूरत है। और ये लगान टीम में आज भी इतना ताकत है कि कचरा भी अपने स्पिन से ब्रिटेन के बड़े बड़े बॉलर को बोल्ड कर दिया था। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आज अगर आप राजीव जी की जयंती मना रहे हैं तो आप ये संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, संघ परिवार के इस लूट के खिलाफ कांग्रेस परिवार एकजुट रहेगा, इस बात को आपको संकल्प लेना है। और एक बार अगर आप एकजुट हो गए, मैं दावे के साथ कहता हूं, सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत गोला बारूद मीडिया सब कुछ होने के बावजूद आज भी इतनी इनकी ताकत नहीं है कि अगर हमारा पूरा नेतृत्व मन मिला ले तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। अगर हम 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करा सकते हैं तो ये तो फिर भी अंग्रेजों के सस्ते चापलूस हैं। हमको कोई आकर के बोला कि देश की हालत बहुत खराब हो रही है, हिटलर शाही थोपा जा रहा है। हम बोले सुनो, हिटलर को हम पसंद नहीं करते हैं, हिटलर से हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन तुम इसको हिटलर बोल करके हिटलर का अपमान मत करो। ये हिटलर नहीं है, सस्ता फोटोकॉपी है यार, सस्ता फोटोकॉपी है। यहाँ गांधी जी के अटायर में जो है एक व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसको हम सस्ता फोटोकॉपी क्यों कहते हैं आपको मालूम है? कि गांधी जी अंग्रेज से लड़े थे, कस्तूरबा को साथ लेकर घूमे थे ना, और ये देश बनाने के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके चल दिए। उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, नारी सम्मान की बात करते हैं। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं हैं। और मैं इस बात को फैक्ट के साथ बोल सकता हूं। हर बार लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के कह रहे थे ना कि 2022 तक सभी देशवासियों को पक्का घर देंगे। मिला क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछना चाहिए ना, पक्का घर मिल गया? तो जो मोदी जी ने घर दिया, इस बार उसी के ऊपर तिरंगा लगाया था ना लोगों ने। एक वादा हमको बता दीजिए जो पूरा किया हो, एक वादा, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है। एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी, सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, सबको पक्का मकान देने की बात थी। एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं, नहीं अभी बहुत लोगों को बनना है। इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे, और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में, और चाचा फिर मंच पे जा करके भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। देखे बिहार में क्या हुआ? देखे महाराष्ट्र का बदला नितिन साहब हम लोग एकदम भिजा के ले लिए हैं। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है। और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, उसका बाप नेता नहीं था। अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था। बेईमानी। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। तो भाजपा का परिवारवाद नहीं है। और कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी, तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान गंवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं। और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहता हूं, इन बेईमानों के सामने झुकिए मत, इन झूठों के सामने रुकिए मत। अगर ये टोके तो इसको पलट करके सवाल पूछिए इस बात का। जब हम दंगा की बात करते हैं तो ये हमको 84 याद दिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 84 में जो हुआ, उसके लिए देश की संसद में खड़ा होकर के देश के सिखों से माफी मांगा। है हिम्मत? मांगेंगे नरेंद्र मोदी 2002 के लिए देश के मुसलमानों से माफी? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ये देश हमारा है, इस देश से हम हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मांगेंगे माफी कि प्रधानमंत्री जब नारी सम्मान की बात कर रहे थे, बलात्कारियों को संस्कारी बताया जा रहा था, मांगेंगे इस बात के लिए माफी। मांगेंगे इस बात के लिए माफी कि आज एक एक चीज पे भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, एक एक चीज पे। अरे आप हमको हरा दिए साहब, 15 साल से नागपुर में हम नहीं हैं। पूछिए अपने नागपुर के बासिंदों से कि बन गई सड़क, हो गया सारे समस्या का समाधान, हो गए आपके सारे तकलीफ दूर। आपने कांग्रेस को अपने दिल से दूर किया। याद रखिएगा, अपना अपना होता है, अपना अपना होता है। कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है, इस देश का इतिहास है, वर्तमान है, भविष्य है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस देश में जो हमको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने कुछ सही किया, कुछ गलत किया, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमको गाली दे के
हमको बदनाम करके, हमारे बारे में झूठ बोल करके आपने जिनको अपना आशीर्वाद दिया वो तो देश ही नहीं रहने देंगे, इस बात को याद रखिएगा। आज जिस तरीके से एक एक चीज का कत्लेआम किया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं, सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह से? नहीं पूछते थे। हवाई जहाज में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सवाल आप हवाई जहाज में बैठ करके प्रधानमंत्री से पूछते थे, जो मन होता था वो करते थे। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था तो पत्रकारों ने उसके विरोध में संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया था। है हिम्मत आज? पूछिएगा सवाल पूछिएगा ना तो आपके भी दफ्तर पर ईडी का रेड होगा, इस बात को याद रखिएगा। सवाल पूछिएगा ना तो आपका भी फोटो मूरी आपका लगा देगा और देह किसी और का लगा देगा, सर आपका और तन किसी और का, आपको भी बदनाम किया जाएगा, आपको भी धमकी भरे पत्र लिखे जाएंगे, आपके भी परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा, आपको भी सोशल मीडिया पे गालियां निकाली जाएगी। और प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? कहते थे मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह हैं, यही बोलते थे ना। और ये हर दिन जो रेडियो पे जाकर के मन की बात करते हैं, पत्रकारों से आकर के देश की बात क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है हिम्मत? करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसको देते हैं बाइट? अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार क्या पूछता है? प्रधानमंत्री जी आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं? खाते कहाँ हैं? निगल जाते हैं। खुल जा सिमसिम बोलते हैं और शाम आम सीधे थाली से उठ करके उनके पेट में चला जाता है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री से इस सवाल का क्या मतलब है कि आप आम कैसे खाते हैं? अरे आपको जैसे मन हो वैसे खाइए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि आरबीआई कह रही है कि अगर बैंकों को इसी तरह से निजीकरण किया गया तो देश को इसके परिणाम खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। आरबीआई अपना रिपोर्ट जारी कर दी, फिर सरकार का दबाव आया और आरबीआई ने अपना रिपोर्ट वापस ले लिया। इसीलिए आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि आरबीआई का मतलब पहले होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब हो गया है रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। और जो लोग विरोध करते हैं उनको पद से हटा दिया जाता है। आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी का फैसला हमारा नहीं था। आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी अगर होगी तो अर्थव्यवस्था को इसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और तब रात को आए अचानक से और कहा कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद हो गया। दावे क्या किए गए कि इससे आतंकवाद की घटना रुक जाएगी, नक्सलवाद की घटना रुक जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। तो पहला सवाल कि नोटबंदी हो गई, आतंकवाद की घटना रुक जानी चाहिए थी, तो पुलवामा करने के लिए इनका चचा लोग आया था। कौन था? देश में नक्सलवाद की घटना कैसे हो रही है? और काला धन अगर वापस आ गया है तो आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाना चाहिए था ना। ये बोले कि काला धन स्विस बैंक में जमा है, काला धन स्विस बैंक में जमा है और लाइन लग गया है एसबीआई के बाहर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर। नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो नगद का धंधा करते हैं, उनका धंधा तबाह हो गया। उसके बाद जीएसटी लेकर के आए, क्या बोल करके कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा। सुनने में कितना बढ़िया लगता है, 1 नेशन 1 टैक्स होगा। अगर 1 नेशन 1 टैक्स है तो महाराष्ट्र में डीजल का अलग दाम और बिहार में डीजल का अलग दाम क्यों है कि नहीं है? क्यों अलग अलग दाम है? तब कहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। तो अभी कच्चे तेल की कीमत घट गई है तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है क्या? जब कच्चे तेल की कीमत घटती है तब यह कीमत नहीं घटाते हैं।
लेकिन कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ गई है तो उसके आधार पर यह महंगाई को डिफेंड करते हैं। एक भाजपा का समर्थक महंगाई को ऐसे डिफेंड कर रहा था, हमने कहा कि रे भाई तुम अपना वाला चश्मा हमको दे दो, तुम्हारा चश्मा लगा देते हैं तो हमको महंगाई भी अच्छा लगने लगेगा। आज से पहले देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि महंगाई के फायदे गिनाए गए थे? ऐसा हुआ था क्या? जब रुपए ऐतिहासिक तौर पर डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तो एक बिका हुआ पत्रकार टीवी पे आकर के कह रहा था कि देखिए रुपया कमजोर हो गया है, इसका क्या क्या फायदा है। इसका फायदा यह है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो वो वहां अगर $1 कमाएंगे तो उनको 100 रुपया हो गए। हम बोले प्रचंड मूर्ख है कि भारत से बाहर भारत के कितने लोग रहते हैं, भारत के भीतर भारत के लोग ज्यादा रहते हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो सामान महंगा हो जाएगा, और सामान जब महंगा होगा तो महंगाई से लोगों की जान निकल जाएगी। और महंगाई का हालत ये है, महंगाई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रही है, महंगाई सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप भाजपा का बिल्ला लगा करके जाइएगा तो पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा, ऐसा है क्या? हिंदू को भी 100 रुपया, मुसलमान को भी, दलित को भी, ब्राह्मण को भी, महिला पुरुष सबको, कोई छूट नहीं। तो जब महंगाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा है तो प्रभु आप लोग काहे हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? देश जब महंगाई से मर रही है, तबाह हो रही है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? देश जब बेकारी से जूझ रही है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझिए कि ये अंग्रेजों के पक्के सिद्ध हैं। जैसे होता है ना गुरु जी का पक्का चेला, कि अंग्रेज से ये एकदम पक्का नुस्खा सीखे हैं। एकदम हकीम साहब का पुड़िया नहीं होता है, चूरन, वो एकदम चूरन खाए हैं बराबर। कि अंग्रेज जैसे देश को डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू मुसलमान बोल करके लड़ाते थे, और हम 35 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे। कपास हमारा यहाँ से ले जाते थे, वहाँ कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियाँ बना करके यहाँ रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ। BSNL याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। BSNL को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना। पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे, पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या BSNL। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो, फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है। फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब, पहले मिला था ना? क्यों मिला था? इसीलिए मिला था कि जब BSNL नहीं रहेगा ना तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं, कल को 7,000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी तो आपको देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि निजी संस्थान उसके मुकाबले बेतहाशा मूल्य वृद्धि ना कर सकें। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि जो निजी संस्थान से खरीद सकता है वो निजी संस्थान में खरीदेगा, और जो इस देश का आम गरीब लोग है वो सरकारी संस्थान में अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिएगा, जिस दिन रेलवे बिक गई ना, जैसे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके घर पहुंचे थे, वैसे ही ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात यह है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये इस देश के संपत्ति को
अपने दोस्तों के ऊपर लुटा करके छोड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। आज बीएसएनएल नहीं है, बीएसएनएल जो सबको लाइसेंस देता था आज उसी के पास लाइसेंस नहीं है। सरकारी संस्थानों को तबाह इसलिए किया गया है ताकि उसकी संपत्ति, सरकार की संपत्ति अपने दोस्तों के ऊपर लुटाई जा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचार की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं कि सरकारी संपत्तियों की लूट और सरकारी दोस्तों को छूट मिल रही है, और एक तरफ हम लोग हैं, वो हैं जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हमको बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। अग्निवीर का जब आंदोलन बिहार में हो रहा था, मैं बिहार गया तो मैं नौजवानों से पूछ रहा था, क्या दोस्त, क्या हाल चाल? बोला भैया गलती हो गया। क्या गलती हो गया? बोला आपको हम जब कहते थे ना तो हमको बुरा लगता था। बोले क्या बुरा लगता था? हमको लगता था कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ करके, लेकिन आप जो सवाल पूछते थे ना वो सब सवाल सही था। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? फिर मैंने उन नौजवानों को पूछा कि तुमको अब क्या लगता है? बोला ठग लिया, ये तो भारी ठग लिया भैया। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप पे इसका प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, जो जो किया कहा सो किए, थाली बजाए, ताली बजाए, सब कुछ किए इस आदमी को, लेकिन आज ये आदमी हमारे पेट पे लात मार दिया है। हम बोले पेट पे लात कैसे मार दिया है? बोला बताइए भैया ये कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए? हम बोले समझ में आ रहा है सिपाही जी, देख लीजिए आपकी भी बारी आएगी, आप भी 4 साल के लिए नौकरी लीजिएगा। नौजवान सब जब रोड पे निकलता है ना अपने रोजगार मांगने के लिए, अपने महंगाई के खिलाफ, देश में हक और अधिकार के लिए, तो उसको डंडा मत मारिए, क्योंकि उसको डंडा मारिएगा ना, अगर वो लड़ने का हिम्मत छोड़ देगा ना तो आपका पेंशन कल को बंद हो जाएगा, तो आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। और ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जैसे अग्निपथ स्कीम फौज में लाई गई है वैसे ही अब बैंक में लाया जा रहा है कि अब बैंक की नौकरी नहीं होगी परमानेंट, 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल का मास्टर बनेगा, 4 साल का सिपाही बनेगा, 4 साल का सेना में नौकरी होगा। ये बेईमानी को समझिए, ये इस देश को सेल पे लगा दिए हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ हमको अपनी जिंदगी की जो रोज की जद्दोजहद है उससे भी जूझना है। विद्यार्थी को पढ़ना है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, पत्रकार को पत्रकारिता करना है, बिजनेस करने वाले लोगों को दुकान चलाना है, महिलाओं को घर भी संभालना है, नौकरी भी करनी है। एक तरफ हमारी जिंदगी की अपनी जद्दोजहद है, दूसरी तरफ हमारा देश है, और उस देश की जो हालत है उस हालत से भी हमको देश को निकालना है। इस दोहरी लड़ाई को, इस दोहरी चुनौती को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये दोहरी चुनौती हम इसलिए स्वीकार करें कि हमारे लिए कोई लड़ा था। अरे भगत सिंह बहुत स्मार्ट आदमी थे, भगत सिंह बहुत स्मार्ट आदमी थे, कॉलेज के टॉपर थे, उनको भी बहुत लड़की पसंद करती होगी। बढ़िया अंग्रेजी बोल करके बढ़िया नौकरी लेते और बढ़िया शादी करके जो है लंदन में सेटल हो सकते थे, लेकिन वो फांसी के फंदे को चूम लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। इस बात को याद रखिएगा कि आज़ाद देश में हम आज़ाद तरीके से सांस इसलिए ले पा रहे हैं कि किसी ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान की है। हमारी अपनी जिंदगी की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद के साथ साथ इस देश को बेहतर बनाने का, इस देश को बचाने का, इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए हमको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से कि बाप दादा आम का पेड़ लगाए तो उसका फल हम खाए। हम अगर पेड़ को नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को आम नसीब होगा?
आम नसीब नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ को कहा कि मम्मी सेब का सब्जी कैसे बनाया जाता है? तो माँ बोली कि पगला गए हो क्या, सेब का सब्जी कैसे बनेगा? हम बोले अब सेब का ही सब्जी बनेगा ना, सेब 90 रुपये किलो है और गोभी 200 रुपये किलो बिक रहा है। ये हकीकत है। ये जो हमारी जिंदगी की जद्दोजहद है, इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का कंधा थामना पड़ेगा। और सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल सत्य का है। सत्य के लिए हमको खड़ा होने पड़ेगा। जो लोग अपनी जान की कुर्बानी दिए हैं, बढ़िया पायलट थे राजीव साहब, विदेश में तो उनकी शादी भी हो गई थी, बढ़िया वहाँ नौकरी करते, बढ़िया लंदन में घूमते, आराम से अपनी ज़िंदगी जीते। क्या ज़रूरी है अपनी जान को गवा दिए? अगर किसी ने हमारे लिए अपनी जान गवाई है, अगर हम इंसान हैं, हमारे आंख में पानी है, इंसानियत है, तो उस बलिदान को सम्मान करते हमको इस देश की रक्षा करनी पड़ेगी। यह संकल्प लीजिए कि यह देश हमारा है, इस देश को हम बचाएंगे और बेचने वाले और बचाने वालों की इस लड़ाई में हम बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। अगर हम ईमानदारी से लड़ेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि इस देश ने बार बार इस बात को साबित किया है कि दुश्मन शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तैमूर लंग के सामने बलकरन नाम का एक छोटा बच्चा सब्जी काटने वाला चाकू लेकर के खड़ा हो सकता है, तो हम तो फिर भी 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम एकजुट होकर के खड़ा हो गए तो पूंजीपतियों के इन दलालों को हम जरूर हराएंगे और हम हमारी दो की सरकार को परास्त करके 130 करोड़ लोगों की जो भावना और आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के देश को और हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी। जो देश को आज़ादी दिलाई है वही पार्टी देश की आज़ादी को बचाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।